एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे जीवन कौशल। और हम जीवन कौशल में आज जीवन कौशल पढ़ेंगे, यानी जीवन कौशल में जो जीवन कौशल का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जीवन कौशल में WHO की परिभाषा देखेंगे, यूनिसेफ की परिभाषा देखेंगे, WHO ने कितने जीवन कौशल बताए हैं वो पढ़ेंगे हम, और उन्हीं से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक चीज़ और आप नोट करिएगा तो ध्यान से, जो भी जीवन कौशल मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल सीरियल से ही आपको नोट करने हैं, स्किप नहीं करने, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा गया है WHO का दूसरे नंबर का जीवन कौशल कौन सा है, या 5वें नंबर का जीवन कौशल कौन है, या 10वां जीवन कौशल कौन है WHO का। तो इस तरह से आपको सीरियल बिल्कुल सही रखना है, तभी तो आपको पता चलेगा पहला कौन सा है और 10वां कौन सा है या दूसरा कौन सा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको लिखाई जाती हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल उसी सीरियल से लिखें, क्योंकि कई बार पहला और दूसरा या 10वां इस तरह से पूछ लिया जा सकता है और पूछा भी गया है इस तरह से आपसे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीवन कौशल, और जीवन कौशल 10 नंबर का आपका आना है, और ये बहुत ही आसान है 10 नंबर आपके गेन करना, क्योंकि इसमें कुछ भी टफ जो टॉपिक होते हैं वो नहीं है। दंड एवं पुरस्कार है, बहुत ईजी है, जिसको हम पढ़ चुके हैं जीवन कौशल में। और आज हम जीवन कौशल में जीवन कौशल पढ़ेंगे, और इसका एक दो टॉपिक और हैं, शिक्षक की भूमिकाएं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है और 10 नंबर का बहुत ईजी, ये जो है 10 नंबर आपके गेन करना बहुत ईजी है अगर आपने जीवन कौशल को पढ़ा है ध्यान से। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जीवन कौशल, और सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषाएं जीवन कौशल की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। WHO की परिभाषा पूछी जा चुकी है और यूनिसेफ की भी पूछी जा चुकी है, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम WHO और यूनिसेफ दोनों की परिभाषा को देखेंगे। आपको इसको स्किप नहीं करना है। आप ये सोचें कि परिभाषा नहीं याद करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ 2 ही परिभाषाएं हैं इम्पॉर्टेंट, इनको याद कर लीजिए ज़रूर से, क्योंकि ये आती हैं। तो WHO की जीवन कौशल की क्या परिभाषा है? WHO ने कहा है, जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं हैं जिनकी सहायता से एक व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों एवं मांगों का सामना करता है। ये किसका कथन है? WHO का कथन है, और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसको जो है ध्यान से जो है नोट करें, और इसको ज़रूर से आप याद करें, इसके बिल्कुल ना करें, क्योंकि WHO जीवन कौशल अगर आप पढ़ रहे हैं तो WHO इम्पॉर्टेंट है। इसने जो जीवन कौशल बताए हैं तो 10 जीवन कौशल बताए हैं, जिनका अगर हम अपनी लाइफ में प्रयोग करें, अपने जीवन में प्रयोग करें, तो हम जो है स्किल्स, जीवन के जीने के स्किल्स सीख सकते हैं, और बहुत अच्छा हमारी लाइफ हो सकती है अगर हम उन सभी को फॉलो करें। तो अभी आप देखेंगे वीडियो में सारी चीज़ें। तो WHO की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जो है ज़रूर से याद करें। नेक्स्ट है यूनिसेफ की डेफिनेशन, जो कि है जीवन कौशल व्यवहार परिवर्तन एवं विकासात्मक व्यवहार की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन के 3 क्षेत्रों ज्ञान, अभिवृत्ति, वृत्ति है, ठीक है, यहाँ पे आधिता भी बनेगी, तो अभिवृत्ति तथा कौशलों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। कौशलों, ठीक है। क्या है यूनिसेफ की परिभाषा? जीवन कौशल व्यवहार परिवर्तन एवं विकासात्मक व्यवहार की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन के 3 क्षेत्रों ज्ञान, अभिवृत्ति तथा कौशलों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। और ये किसका कथन है? यूनिसेफ का। और ये कहीं ना कहीं ये जो परिभाषाएं हैं बहुत इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर और दमदार परिभाषाएं हैं, क्योंकि इंसान जो है, कोई भी व्यक्ति है, अगर ज्ञान, अभिवृत्ति और कौशल जो होते हैं उनके मध्य अगर संतुलन स्थापित कर लेता है तो समझ लीजिए वो अपने जीवन को, उसको जीने के कौशल उसने सीख लिए हैं। तो ये यूनिसेफ की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये WHO और यूनिसेफ दोनों की परिभाषाएं आप जो हैं ज़रूर से याद करें। अब देखते हैं हम WHO के जीवन कौशल। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, WHO के कितने जीवन कौशल हैं, या WHO ने कितने जीवन कौशल बताए हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, WHO ने 10 जीवन कौशल बताए हैं, यानी जीवन के 10 कौशल बताए हैं WHO ने। कौन कौन से हैं, और आपको बिल्कुल सीरियल से याद करना है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है WHO का पहला जीवन कौशल कौन सा है। तो WHO का पहला जीवन कौशल है स्वजागरूकता। ठीक है, क्या है ये सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे, पहले आप ये नाम सारे देख लीजिए।
स्व जागरूकता पहला है जीवन कौशल। दूसरा जीवन कौशल पूछा जाए तो प्रभावी संप्रेषण कौशल। और ये सब क्या है बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी मैं अभी बाद में। पहले आप जो है ये नाम देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है समस्या समाधान। चौथा है निर्णय लेना। अब निर्णय लेना क्या, हर काम के लिए सही निर्णय लेना। कोई गलत निर्णय अगर लेगा तो वह उसका जीवन कौशल नहीं माना जाएगा। यानी निर्णय लेना मतलब सही निर्णय लेना, हर काम के लिए सही निर्णय लेना हो जाएगा। ठीक है। समानुभूति, यहाँ पर ध्यान दें सहानुभूति नहीं है, समानुभूति। ठीक है। तो ये मत सोचे कि ये गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा है, सहानुभूति नहीं होगा यहाँ पे समानुभूति होगा। और समानुभूति क्या है वो भी आप अभी देखेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो समानुभूति, निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें हैं। छठा नंबर है हमारा जीवन कौशल जो WHO का है, वह अंतर्वैयक्तिक संबंध। सातवां है सृजनात्मक चिंतन और आठवां है आलोचनात्मक चिंतन। अब सृजनात्मक चिंतन क्या है, आलोचनात्मक चिंतन क्या है, वो भी अभी एक्सप्लेन किया जाएगा। नवां है संवेगों का प्रबंधन और 10वां है तनाव से छुटकारा या संतुष्टि से रहना। ठीक है। या संतुष्टि पा लेना या संतुष्टि से रहना, ये हो सकता है ऑप्शन में। अगर संतुष्टि पा लेना है तो भी जो है आप उसको ही माने, और संतुष्टि से रहना भी सही है। ठीक है। और तनाव से छुटकारा एक ही उसमें आते हैं। मतलब 10वें नंबर में ये दो चीज़ें आएंगी, एक ही कैटेगरी की है, तनाव से छुटकारा या संतुष्टि से रहना या संतुष्टि पा लेना, तो ये 10वें नंबर में आएंगे। तो ये हो गए 10 जीवन कौशल जो कि WHO ने दिए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि WHO ने कितने जीवन कौशल दिए हैं, या WHO का पहला जीवन कौशल कौन सा है, या 10वां जीवन कौशल कौन सा है, या दूसरा जीवन कौशल कौन सा है, या 7वां कौन सा है। इस तरह से वो नंबर से पूछ सकते हैं क्योंकि पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये हो गए 10 जीवन कौशल WHO के। अब हम एक एक जो जीवन कौशल है उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले नंबर का जो जीवन कौशल है स्व जागरूकता। तो स्व जागरूकता क्या है, मैं चाहती तो आपको ये सारे नाम देखकर ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकती थी, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने इतनी मेहनत करके जो PDF लिखी है वह सिर्फ इसलिए लिखी ताकि आप इजीली नोट कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि आप सुन नहीं पाते चीज़ों को ठीक से, और ठीक से नोट नहीं हो सकता, तो आप सुनने के साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे तो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्व जागरूकता क्या है, स्व जागरूकता यानी खुद में जागरूक होना, यानी अपनी जिम्मेदारियों को समझना। ठीक है। स्व जागरूकता, अगर हम किसी भी चीज़ के, जैसे कि हमेशा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी हेडिंग्स होती हैं, जो भी नाम होते हैं हेडिंग्स के, उनको अगर हम बारीकी से उनके अर्थ निकालें तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्व जागरूकता यानी स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, और जागरूक मतलब स्वयं में जागरूक होना यानी अपनी जिम्मेदारियों को समझना। तो यही इसका जो है वो है अपने कर्तव्यों जिम्मेदारियों के प्रति स्वतः जागरूक होना ही स्व जागरूकता कहलाता। और ये जीवन कौशल की WHO की पहली जीवन कौशल है, पहला जीवन कौशल कि स्व जागरूक होना चाहिए व्यक्ति को। अगर WHO की ये सारे जीवन कौशल जो उन्होंने 10 बताए हैं, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो लास्ट में हमें 10वां क्या मिला था, तनाव से छुटकारा। यानी बाकी के 9 जीवन कौशल अगर हम अच्छे से सीख लेते हैं तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, तनाव से छुटकारा मिल जाएगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे अपनी लाइफ से। चाहे वो लाइफ में कितना भी स्ट्रगल हो व्यक्ति के, या दुख हो, कुछ भी हो, वो सीख जाएगा सामंजस्य करना, वो संतुष्ट रहना सीख जाएगा, तनाव से छुटकारा वो पा लेगा। चाहे लाइफ में उसके कितने भी दुख हों, स्ट्रगल्स हों, कुछ भी हो, वो कंट्रोल करना सीख जाएगा अगर वो 9 जो जीवन कौशल है उनको फॉलो करता है। तो 10वें में हमें क्या प्राप्त होगा, संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है। तो पहला तो हो गया स्व जागरूकता, यानी हमें हमेशा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति स्वतः जागरूक होना चाहिए। जो हमारे कर्तव्य हैं दूसरों के लिए, या जो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं दूसरों के लिए, हमें हमेशा उन्हें निभाना चाहिए। तो दूसरा क्या है, प्रभावी संप्रेषण कौशल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे जीवन कौशल के लिए, कि प्रभावी संप्रेषण कौशल होना चाहिए। संप्रेषण किसको बोलते हैं आपको पता है, प्रभावी होना चाहिए संप्रेषण। तो प्रभावी संप्रेषण कौशल, इसके लिए सही समय, सही व्यक्ति, सही माध्यम, सही संदेश, सही तरीके का चयन, सही भाषा तथा सही हाव भाव का चयन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जब आप अपनी बात किसी को भी समझा रहे हैं, ठीक है, आपको किसी से कुछ कहना है, आपको किसी को कुछ बताना है, समझाना है,
तो आप किस तरह आप सही हाव भाव का चयन करें, सही भाषा का चयन करें, सही संदेश का चयन करें। यानी जो आपको कहना है उस चीज़ को किस तरह से कहना है, संदेश जो उस तक बिल्कुल करेक्ट संदेश पहुँचे। ये नहीं है आपको छोटी सी बात कहना है और आपने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, तो जो मेन बात है, जो मेन पॉइंट है, वो उसके समझ में ही नहीं आएगा या वो मेन पॉइंट को इग्नोर कर देगा। तो इसलिए जो भी बात कहनी है आपको क्लियरली कहें, संदेश सही होना चाहिए, मतलब ये है। तो सही समय पर कहना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपको अच्छी बात किसी को बतानी है तो दुख के टाइम में अगर कोई व्यक्ति परेशान है उसको आप उस टाइम बता रहे हैं वो बात, तो वो उस टाइम वो उस चीज़ को नहीं समझेगा या हो सकता है वो गुस्सा करने लगे। तो सही समय का भी ध्यान रखना है आपको। सामने वाले व्यक्ति की देखना है उसको कि कोई भी बात बताने का सही समय क्या है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो प्रभावी संप्रेषण कौशल तभी बनेगा, आपका संप्रेषण, आपकी बातचीत तभी प्रभावी होगी जब आप सही समय का प्रयोग करेंगे, सही व्यक्ति का चयन करेंगे। यानी आपको अपनी बात किस व्यक्ति से कहना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो आपकी बातों को लाइटली लेता है और दूसरा व्यक्ति है जो आपकी बातों को गंभीरता से लेता है, समझता है और वो आपको सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए आपको सोचना है कि कौन सा व्यक्ति सही रहेगा। यानी सही व्यक्ति का चयन करना, सही समय का चयन करना, सही माध्यम का चयन करना, सही संदेश का, सही तरीके का, सही भाषा का, सही हाव भाव का चयन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? प्रभावी संप्रेषण कौशल के लिए। यानी अगर आपको किसी व्यक्ति से कोई गंभीर बात कहना है, अगर आप उस गंभीर बात को किसी दूसरे व्यक्ति से हंसकर बोलेंगे तो वो आपकी बात की गंभीरता चली जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई गंभीर बात, कोई वैसी गंभीर बात है जिस पर सोचने की ज़रूरत है या कुछ, अगर आप उसको हंसकर खुद ही दूसरे को बताएंगे हंसकर, तो वो जब आप ही नहीं उस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं फिर दूसरा तो नहीं लेगा। इसलिए हमेशा जो है हाव भाव सही होना चाहिए। अगर हंसने वाली कोई बात है तो हंसें, अगर गंभीरता से कहने वाली कोई बात है तो गंभीर रहें, गंभीर मुद्रा रखें अपने चेहरे पर। तो ये है हाव भाव। ठीक है। तभी आपका संप्रेषण जो है प्रभावी होगा जब आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सही समय का, सही व्यक्ति का, सही माध्यम का, सही संदेश का, सही तरीके का, सही भाषा का और सही हाव भाव का चयन करेंगे, तभी आपका संप्रेषण जो है प्रभावी होगा और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है हमारा समस्या समाधान। यानी हम समस्या का समाधान किस तरह से कर सकते हैं। किसी भी समस्या समाधान के लिए आपको क्या करना चाहिए वो देखिए आप, कि समस्या समाधान आप किस तरह से कर सकते हैं WHO के अनुसार। तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, समस्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। आपको समस्या की आधी अधूरी जानकारी है तो आप समस्या समाधान नहीं कर सकते। मान लीजिए आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक बन जाएं, बच्चे की किसी भी समस्या का समाधान आप तब करेंगे जब आपको बच्चे की पूरी समस्या का जो है उसकी जानकारी होगी। मान लीजिए कोई बच्चा बोर्ड पर लिखा हुआ ठीक से नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, तो आपको उसकी समस्या को समझना होगा, पूरी समस्या को जानना होगा कि समस्या है क्या। इसकी दृष्टि वीक तो नहीं, यानी दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष जो होते हैं उनमें से कोई तो नहीं है, इसको मतलब दृष्टि की समस्या तो नहीं है, या सुनने की कोई समस्या तो नहीं है, या मानसिक रूप से कोई समस्या तो नहीं है, या फिर ये पीछे बैठने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड, ये क्या है। जब तक आपको पूरी समस्या समझ में नहीं आएगी, पूरी समस्या की सही जानकारी जब तक नहीं होगी, पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक आप समस्या समाधान नहीं कर सकते। तो ये हो गया पहला पॉइंट समस्या समाधान के लिए जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्या है, समस्या की पूरी जानकारी होना। आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट है दूसरा, समस्या समाधान के लिए मौजूद विकल्पों का विश्लेषण करना। समस्या समाधान जब आप करें तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे, तो आपको सही विकल्प का विश्लेषण करना, यानी कौन सा विकल्प हम चुनें जो समस्या समाधान ईजिली हो जाए और जल्दी हो जाए। तो मान लीजिए कई रास्ते ऐसे हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं कि इस समस्या को निपटाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, पर आपको उनमें से चुनना है कि हमें कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा सटीक रहेगा। तो वो चीज़ है यहाँ पे समस्या समाधान के लिए मौजूद विकल्पों का विश्लेषण करना। तीसरा, आंकड़े इकट्ठा करना, यानी जो भी समस्या है
उसके समाधान में हम किन चीज़ों का प्रयोग करें, क्या हम करना है, तो सारी चीज़ें पहले ही प्री प्लानिंग इसको आप बोल सकते हैं। तो आंकड़े इकट्ठा करना मतलब प्री प्लानिंग बोल सकते हैं आप इसको एक तरह से, कि हमको जो भी समस्या का समाधान करना है हमें उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें पहले अपने माइंड में सोच लेना चाहिए, या आंकड़े सारे इकट्ठे कर लेना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस हमने सोचा कि हमको समस्या समाधान करना है और हम बस शुरू हो गए, और चाहे वो उसका रिज़ल्ट गलत ही क्यों ना आए। तो ऐसा नहीं करना है, पहले हमको अपने माइंड में ही सारी चीज़ों को सोच लेना चाहिए, उसके पॉजिटिव साइड भी और उसके नेगेटिव साइड भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। चौथा, किसी एक विकल्प का चयन करना, यानी आपने बहुत सारे विकल्प सोच लिए। ठीक है, आंकड़े इकट्ठा कर लिया आपने कि हम ये कर सकते हैं तो भी इसका समस्या समाधान हो जाएगा, हम दूसरा कोई रास्ता अगर अपनाएं तो उससे भी समस्या समाधान हो जाएगा। तो आपने सारे आंकड़े इकट्ठे कर लिए। अब उनमें से जो सबसे सटीक आपको लगता है उसका आपको चयन करना है, यानी सबसे सही जो विकल्प आपको लगे उसका चयन करना है किसी एक विकल्प का। ठीक है, पांचवा क्या है, क्रियान्वयन एवं निष्कर्ष, यानी अब आपको क्या करना है, क्रियान्वयन करना है, यानी समस्या का समाधान कर देना है, यानी क्रियान्वयन करना है, यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, तो ये है समस्या समाधान के लिए ज़रूरी 5 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, तभी आप किसी भी समस्या का अच्छी तरह से समाधान कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है समानुभूति कौशल। समानुभूति कौशल देखिए, यहाँ पे सहानुभूति नहीं है, समानुभूति है। तो समानुभूति कौशल क्या है, खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना ही समानुभूति है। हमेशा जब भी आप किसी की समस्या समाधान करने जा रहे हों, या किसी की बातों को समझना चाह रहे हों, या किसी को किसी भी तरह से आप उसको कुछ मतलब राय देना चाह रहे हैं, कुछ भी परामर्श देना चाह रहे हैं, या कुछ भी है। ठीक है, तो आपको दूसरों की जगह खुद को रख कर सोचना चाहिए एक बार कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता। ठीक है, किसी पर दोष लगाने से पहले आपको एक बार खुद से सोच लेना चाहिए कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता। तो इससे लाइफ जो है बहुत आसान हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि झगड़े बच जाते हैं, विवाद बच जाते हैं, अगर आप ये करते हैं तो, यानी कि समानुभूति करते हैं तो, यानी खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना ही समानुभूति है। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक संबंध। इम्पॉर्टेंट है ये भी, अंतर्वैयक्तिक संबंध। और इसमें क्या आता है, अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर रखना, अर्थात हर प्रकार के रिश्तों में और अपने बिजनेस या कार्य के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाना। बहुत सिंपल है ये कि घर के जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो घर की चीज़ें हैं वो घर में रखें, जो व्यवसाय आपका बाहर से आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी चीज़ें हैं उनको आप वहीं छोड़ दें, यानी रिश्तों में सामंजस्य बनाकर रखें, किसी को किसी पर हावी ना होने दें। यानी अगर आपका कार्य क्षेत्र में वर्क बहुत ज़्यादा है तो वर्कलोड को अपने आप घर के रिश्तों पर या अपने दोस्ती पर रिश्तों पर हावी ना होने दें। मान लीजिए आप किसी दिन बहुत ज़्यादा थक गए हैं अपने वर्क से, अपने ऑफिस से, और घर पर आप गुस्सा निकाल रहे हैं तो ये चीज़ें गलत है। या घर का कुछ प्रॉब्लम्स है, तनाव है, उसको आप ऑफिस में अगर काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो ये सही आपका जीवन कौशल नहीं हुआ। यानी संबंध जो है सही स्थापित करना ही क्या है, अंतर्वैयक्तिक संबंध, यानी रिश्तों में और अपने काम में संतुलन बनाकर रखना ही अंतर्वैयक्तिक संबंध है, इसी भाषा में अगर समझें तो। ठीक है, अपने रिश्तों में और अपने कार्य के बीच में सामंजस्य स्थापित करना ही अंतर्वैयक्तिक संबंध है। बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप। फिर क्या है, सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक क्या होता है, नवीन विचारधारा या नया तरीका अपनाना ही सृजनात्मक चिंतन है। जैसे आपको कोई भी काम करना है तो अगर आप उसमें कोई नया तरीका अपनाते हैं उसको ही कहेंगे हम क्या, सृजनात्मक चिंतन। यानी हमें एक रटा रटाया ही नहीं कि हमको मान लीजिए कोई काम करना है तो जैसे सब करते आ रहे हैं अभी तक हम वैसे ही करेंगे, वो सृजनात्मक नहीं हुआ। हमें किसी नई चीज़ का सृजन करना चाहिए उस काम के लिए, ये होता है सृजनात्मक चिंतन। तो इससे क्या होता है, जीवन की जो नीरसता है वो ख़त्म होती है। यानी एक वही हम रोज़ का रूटीन कर रहे हैं तो इससे एक जीवन में नीरसता होती है, एक उबाऊपन होता है। अगर हम कुछ नया करने की सोचते हैं, सृजनात्मक सोच रखते हैं, तो इससे जीवन जो है, लाइफ जो है एकदम अच्छी रहती है।
तो ये है क्या, सृजनात्मक चिंतन, यानी नवीन विचारधारा या नया तरीका अपनाना किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में, किसी भी बात में, ठीक है। फिर है कि आलोचनात्मक चिंतन। अब देखिए यहाँ से आलोचनात्मक शब्द अपने आप में एक निगेटिव जैसा लगता है, लेकिन ऐसा निगेटिव नहीं है। आलोचनात्मक चिंतन भी कई बार बहुत ज़रूरी होता है। इसका अर्थ क्या है, गुण दोष विवेचन, यानी गुण दोष की विवेचना करना ही आलोचनात्मक चिंतन है। मतलब गुण भी देखना और दोष भी देखना। जब तक आप किसी के गुण ही देखेंगे और दोष नहीं देखेंगे तो आपको वो चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है। यानी आपको किसी भी चीज़ के, जैसे कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू, तो आपको सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। यानी किसी भी चीज़ के गुण भी देखने चाहिए और दोष भी देखने चाहिए, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने उसके गुण देख लिए और दोष नहीं देखे, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। या फिर आपने सिर्फ दोष ही देख लिया, आपने गुण नहीं देखे उसके, तो ये आपके लिए भी सही नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के दोनों पहलू देखना ही आलोचनात्मक चिंतन है, यानी कि उसके गुण भी देखना, उसके दोष भी देखना, ये है क्या, आलोचनात्मक चिंतन। फिर है संवेगों का प्रबंधन, इम्पॉर्टेंट है ये। अपनी जीवन कौशल, जो एक वर्ड है जीवन कौशल, यानी लाइफ स्किल्स, अपने जीवन के अच्छे से बेहतर तरीके से जीने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, ठीक है, जो जीवन कौशल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, संवेगों का प्रबंधन। अगर हम अपने संवेगों का प्रबंधन अच्छे तरह से करते हैं, उन पर कंट्रोल रखते हैं अपना, तो हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी होती है। जीवन कौशल में संवेगों का प्रबंधन इम्पॉर्टेंट है। तो संवेगों का प्रबंधन क्या है, भावुकता में कोई निर्णय ना लेना, वास्तविकता में निर्णय लेना और अपने संवेगों को कंट्रोल करना ही क्या है, संवेगों का प्रबंधन है। अब संवेग क्या होते हैं, आपको 14 संवेग बताए हैं मैंने, जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उनसे जुड़े जो 14 संवेग हैं वही संवेग हैं। अगर आप उन सभी संवेगों पर अपना कंट्रोल रखते हैं तो समझ लीजिए आप जो है एक अच्छी लाइफ के स्किल्स जानते हैं, ठीक है, आप जीवन जीने के कौशल जानते हैं, अगर आप जो है सभी संवेगों पर अपना कंट्रोल रखते हैं। अगर आपने संवेग नहीं पता है आपको, तो आप जो है पेडागोजी की फाइल में जाकर मैकडूगल के जो वहाँ पे मैंने एक बताए हुए छोटा सा वीडियो है, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे जुड़े 14 संवेग हैं, आप वो देख सकते हैं, जिसमें क्रोध होता है, भय होता है, प्रेम होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है 14 हैं कुल मिला के, भूख होता है। तो ये 14 जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं उनसे जुड़े 14 संवेग होते हैं। तो जो 14 संवेग हैं या और भी बहुत सारे संवेग होते हैं ऐसे, जिन पर हमें कंट्रोल अगर हम रख सकते हैं या हम सीख लें उन पर कंट्रोल रखना अपने संवेगों पर, तो एक बहुत अच्छे जीवन जीने के कौशल हम जान लेते हैं और हमारा जीवन आसान हो जाता है। तो संवेगों का प्रबंधन, यानी भावुकता में कोई निर्णय कभी ना लेना, ठीक है, भावुकता में निर्णय अगर लेंगे तो वो गलत ही होगा। तो भावुकता में कोई निर्णय ना लेना, वास्तविकता में मतलब वास्तविक में निर्णय लेना चाहिए। जब आप बिल्कुल शांत मन है आपका, तब कोई भी निर्णय लेना और अपने संवेगों को कंट्रोल करना ही क्या है, संवेगों का प्रबंधन है। तो ये इम्पोर्टेंट है संवेगों का प्रबंधन। तो जीवन कौशल में हमने आज जीवन कौशल को पढ़ा, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ज़रूर आता है। जीवन कौशल आपका 10 नंबर का है और बहुत ज़्यादा आसान है। क्या था इस टॉपिक में, जो आज आपने टॉपिक पढ़ा जीवन कौशल, इसमें क्या था, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स में अगर इसके पॉइंट पूछे जाएं कि WHO ने कितने जीवन कौशल बताए हैं, या कौन कौन से बताए हैं, या प्रभावित संप्रेषण कौशल क्या है, या संवेगों का प्रबंधन क्या है, तब हम वहाँ पे नहीं कर पाते हैं अगर हमने नहीं पढ़ा है तो इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। क्योंकि जीवन कौशल में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, तो जो भी है उनसे क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा। 10 नंबर का आपका टॉपिक है जीवन कौशल का, जिसमें हम दंड एवं पुरस्कार पढ़ चुके हैं। शिक्षक की भूमिका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने जीवन कौशल पढ़ा, यानी जीवन कौशल में जो जीवन कौशल का टॉपिक है वो हमने पढ़ा, और हम जीवन कौशल में अभिप्रेरणा को पढ़ चुके हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है वो भी। तो जीवन कौशल के हम मोस्टली इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं, और अभी हम शिक्षक की भूमिका एक टॉपिक हमारा आना है अभी, तो वो बस पढ़ लेंगे, और क्योंकि वो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो बस बने रहें चैनल पर, यहाँ पर कुछ भी वेस्ट मटेरियल नहीं मिलता है आपको। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, शेयर ज़रूर करिएगा, अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।